चलो कितने और हम लोगों ने ये देखा कि मेरठ टू दिल्ली, एक तो मंगल पांडे 8 अप्रैल 1957 में बैरकपुर में उसने कुछ ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। और इधर क्या हुआ कि मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने 10 मई को मार्च जेल इन मेरठ, वो मेरठ की जेल में गए और उन्होंने उनको छुड़ा दिया जिनको 10 साल की जेल हुई थी, है ना, उनको छुड़ा दिया जिनको। और बीच में रखो, वो भी देखेंगे, वो थोड़ा सा बीच में रखो, हाँ ठीक है। तो उनको रिलीज कर दिया और जिन अफसर्स ने उसको क्या किया, जिन अफसर्स ने उनको बंद किया था उनको मार दिया। फ्रॉम दैट देयर दे हैव मार्च टू दिल्ली ओवरनाइट, और वहाँ पहुँच गए। और फिर दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला, इंसिस्ट किया कि आप अपील किया कि आप रेड फोर्ट शिफ्ट हो जाएं। बहादुर शाह शिफ्ट हो गया। उसने कई लोगों को लेटर भेजा कि आप लोग भी अपने अपना जो भी टेरिटरीज है यू ऑक्यूपाई इट बैक, और कोई रिप्रेजेंटेटिव मत रखें। समझ में आया कि नहीं? और खुद ही करें, जो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको मत रखें। बोलो बात समझ आ गई? यहाँ तक तो आपने देख लिया था। नाउ सब लोग, और बहादुर शाह जफर ने ये भी कहा कि आप लोग मेरे अंडर में रूल वो करोगे। अब आप लोग कंपनी के बिहाफ पे नहीं रूल करोगे। पहले तो सब्सिडियरी अलायंस था, अब कंपनी के बिहाफ पे कंपनी कहती थी कि आई एम पैरामाउंट, जैसे कि लॉ ऑफ पैरामाउंटसी देखा था आपने 3rd चैप्टर में कि नहीं? तो फिर लेकिन अब बहादुर शाह जफर ने कहा कि कंपनी की पैरामाउंटसी नहीं है, वो चीटिंग कर रही है और सब टेरिटरी को एनेक्स करती चली जा रही है। यू बेटर रूल ऑन बिहाफ ऑफ अस, क्योंकि आप सबकी टेरिटरी ले ली गई है, ऐसा बोला उसने। So the British had not expected this to happen. They thought that the disturbance caused by the issue of cartridge would die down. उन्होंने कहा ये कार्ट्रिज का ही इशू है, इसमें क्या है, सिपाही थोड़े दिन के लिए मना करेंगे और फिर अदरवाइज फिर वो उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस कितनी डीप रूटेड है और ऐसे ही मानने वाले नहीं हैं। दूसरे रीजंस भी निकलने हैं। सिपाहियों ने तो बगावत कर दी कार्ट्रिज को लेकर। सबसे बड़ा इशू इसी का ही था। बगावत का मतलब है कि दे हैव म्यूटिनीड। बगावत का मतलब है ग्रुप में रह करके अपने ही अफसर की बात ना मानना, उसको कहते हैं बगावत होना। ठीक है कि नहीं? जब जो उनको पालन पोषण करता है, जैसे अगर आप अपने माता पिता से बगावत करते हैं, नहीं हमको ये नहीं वहाँ पढ़ना है, ये करना है, अब बात ना माने, जो हमारा गार्डियन है उसकी बात ना मानना का मतलब है एक तरीके से ये म्यूटनी है। इस चीज़ को बहुत सीवियरली लिया जाता है सेना में, क्योंकि ऐसे तो कोई भी देश हार जाएगा अगर होगा। नाउ सो British had not expected Bahadur Shah Jafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically, और इसकी वजह से उसने सबको ब्लेसिंग कर दी बहादुर शाह ने, जबकि बहादुर शाह में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो एथिकली लोग उसे अपना राजा मानते थे कि एथिक्स है, उसने अपनी तरफ सपोर्ट कर दिया। सो इससे सिचुएशन वर्सन हो गई एंड इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। नाउ अगली बात है रिबेलियन स्प्रेड। जो ये रिबेलियन था अब इसने एक यूनिटी का रूप ले लिया। अदरवाइज रिबेलियन फुटकर में हो रहा था, कहीं कुछ कोई रिबेलियन कर रहा था, एक साथ पूरे इंडिया में रिबेलियन नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसी बात आ गई कि सब लोग एक साथ रिबेल करने लगे। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी आर्म्ड फोर्सेस तो नहीं थी, उसके पास थोड़े बहुत आर्म थी। उसने भी फोर्ट्रेस बना रखे थे, सिर्फ उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए थी, कोई लड़ने के लिए तो नहीं थी। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर अब तो उसको अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं रहा। जिनसे वो लड़ा करती थी वही उसके बागी हो गए। कोई वो ब्रिटिश से थोड़ी रहती थी सेना तो उसके इंडियन ही थी, सिर्फ अफसर्स ब्रिटिश के थे और अफसर कहीं नहीं लड़ने जाते थे। अफसर तो गाइड करते थे, कमांड देते थे, लड़ते तो इंडियंस थे और इंडियंस ही उसके अपोजिशन में हो गए।
तो वो अगर कोई इस तरीके का रिबेलियन होता है, रिबेलियन का मतलब बगावत होती है, रिबेल। सो दैट इज, इस चैप्टर का नाम भी है कि भाई इंडियन रिबेल्स, तो क्यों रिबेल हुआ इस, तो अब इसके लिए यहाँ पर बात कही गई है, द रिबेलियन स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। सो द रिबेलियन स्प्रेड, नाउ अब ये इसका प्रसार होता चला गया, फैलता चला गया, किस तरीके से? नाउ आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वर नो अपराइजिंग फॉर ए वीक। ब्रिटिश चुप रहे एक हफ्ते तक, उनको दिल्ली से भगा दिया था। किसने भगा दिया था? तुरंत पता है रिस्पॉन्स। तो बहादुर शाह जफर ने फिर एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ, चुप रहे। लोगों ने सोचा अब तो हमारी जीत, भारतीयों ने सोचा, तो नथिंग, it took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो लोगों में अब होने लगा कि अब तो हम भी बगावत करेंगे, ब्रिटिश कुछ नहीं कर रहे हैं, now we should also rebel। एक हफ्ता तो सब जगह न्यूज़ ही पहुंचने में लग जाता था, वहाँ तो टेलीफोन था नहीं, ठीक है। सो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, फिर इसके बाद तो हर रेजिमेंट में ही बगावत शुरू हो गई। तो दैट इज टुक टू ज्वाइन अदर ग्रुप्स एट नोडल पॉइंट्स, सो दे took off, mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow। जगह जगह से जो रेजिमेंट थी, जो सिपाही थे, तो उस समय, हाँ, नोडल का मतलब है ऐसी जगह पर जहाँ चीज़ें इकट्ठा होती हैं। जैसे एक मेरठ हमारा नोडल पॉइंट है, तो इसी तरीके से जोधपुर नोडल पॉइंट है। ये जो यहाँ का एयरफोर्स है, ये एशिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे नोडल पॉइंट्स होते हैं। कानपुर का स्टेशन एक ऐसा है कि उसके अंदर घाऊ खेड़ा गांव भी बसा हुआ है, इतना बड़ा स्टेशन है। तो कुछ नोडल पॉइंट्स होते हैं। मेरठ तुम सिटी में चले जाओ ना, तो तुम शहर भर घूमते रहोगे, लगेगा रेजिमेंट में घूम रहे हैं। इतनी सारी वहाँ पर बाहर तोपें खड़ी हुई हैं, टैंक्स खड़े हुए हैं, बहुत देर तक ट्रेन से दिखती रहेगी। नोड वो होता है जहाँ हब होता है, हब समझते हो ना किसी चीज़ का। तो सब लोग जो छोटी छोटी रेजिमेंट थी वो लखनऊ जाने लगे कि हम बहुत बड़ी फौज बनाएंगे, कानपुर जाने लगे, मेरठ जाने लगे, दिल्ली जाने लगे। सिपाही टुकड़ियों में नहीं लड़ना चाहते थे, वो चाहते थे एक साथ 10,000 20,000 हो जाएंगे, फिर ब्रिटिश हमारा क्या करेंगे। तो दे वर नाउ गेटिंग कलेक्टेड एट नोडल पॉइंट्स, ठीक है कि नहीं, जहाँ ज़्यादा एनर्जी होती थी। उनको मालूम है कि किसी प्लांट में जहाँ से नई बड निकलती उसे नोड कहते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ मोस्ट एनर्जी। नोड का मतलब है जो ज़्यादा एनर्जेटिक पॉइंट है, जहाँ से उनको मोटिवेशन मिलता हो, प्रेरणा मिलती है। तो दे वर नाउ गेटिंग कलेक्टेड एट नोडल पॉइंट्स लाइक कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड दिल्ली। रेजिमेंट तो अलग अलग है, जैसे जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। पहले ऐसा होता था कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, और अगर तुम जाट वालों के साथ पंजाब को रख दो वो भिड़ जाएंगे। अब उनको जो जाट रेजिमेंट है ना, उनका एक लोगो भी होता है, वो जाटों के ऊपर होता है कि एक मरेंगे 100 मारेंगे, जैसे पंजाबियों का होता नहीं है कि 1.25 लाख थे एक को लड़ाऊं, अब तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं, ऐसे होता है कि नहीं, 1.25 लाख से मैं एक को लड़ाऊंगा। तो सबका एक लोगो होता है, वो अपनी भाषा समझते हैं और मर मिटते हैं। तो उनको जो उनका अफसर है वो उसी तरीके से प्रेरणा देता है कि तुम्हें जाटों का नाम करना है, जाट रेजिमेंट, तो इसी तरह से कुमायूं रेजिमेंट, इसी गोरखा रेजिमेंट। तो जब सब एक ही भाषा के लोग होंगे तो उनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। और तुम एक केरला वाले को डाल दो, एक मद्रासी, वो बोल कुछ और रहा है, ये समझ कुछ और रहा है, तो बोलो सेना लड़ पाएगी। तो इसलिए भारत में रेजिमेंट जो बनी है वो रीजन के हिसाब से बनी है। इससे लोगों में मोटिवेशन भी रहता है और साथ ही साथ उनको होम सिकनेस भी फील नहीं होती, क्योंकि तुम अपनी लोगों जैसे भाषा से बात करते रहोगे। अपने आगे कोई आएगा वो कह दोगे जाओ हमारे यहाँ भी हो आना, हमारी माँ लड्डू बना के रखी है ले आना, तो वो जा रहा है हरियाणा, तुम्हारे घर भी हो लेगा। तो सब आपस में उसी रेजिमेंट के लोग खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं, और उनके यहाँ उनकी पसंद का ही खाना बनाया जाता है। जैसे लिट्टी चोखा खाना है तो बिहार की रेजिमेंट है, वहाँ वैसा खाना बनता होगा। तो इस तरीके से भारत में तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो हम लोग जो उसमें क्या होता है, प्रेरणा भी रहती है कि हमें अपने रीजन का नाम करना है, और देश का तो हो ही जाएगा। तुम देश के लिए लड़ रहे हो, लेकिन पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, ये लोग बहुत वीर रहे हैं। 26 लोगों ने 10,000 को मारा है, तो पंजाब रेजिमेंट का तो इसमें नाम रहा है। और
लड़ते रहे। वो लोग सोचते रहे कि बहुत लोग हैं, शाम तक लड़ाई करते रहे, तब तक नहीं है टारगेट। तो एक पिक्चर भी अभी बनी हुई थी कि ये विश्व की सबसे शौर्य गाथा कही जाती है। 26 में 10,000 से लड़ाई है कि नहीं। तो इस तरीके से रेजिमेंट सब ज्वाइन होती गई। द पीपल ऑफ टाउन एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स। इवन पीपल भी रिबेलियन करने लगे और वो कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ, तो लोग उसमें जुड़ते चले गए। अब आगे देखिए कि दैट इज नाना साहेब द एडॉप्टेशन ऑफ पेशवा बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव की जो एक मूवी आई थी कि बाजीराव मस्तानी पिक्चर आई थी, तो उन्हीं के नाना साहब एडॉप्टेड सन थे, यानी दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब है गोद लिए हुए बेटे थे। तो पेशवा बाजीराव को पेंशन मिलती थी। पेंशन क्यों मिलती थी मालूम है? उन्होंने अपनी इच्छा से अपना वो अंग्रेजों को दे दिया, बोला हमें पेंशन दे दो, हमें राज नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमको भी देंगे, तुम्हारे बेटे को भी देंगे। लेकिन बाद में बेटे को देने से मना कर दिया, बोला ये तो दत्तक पुत्र है, एडॉप्टेड सन है, इसको पेंशन नहीं देंगे। सो नाना साहब वाज डिसकंटेंटेड और वो बिठूर में रहते थे, ठीक है कि नहीं। सो बिठूर में उन्होंने इसके लिए क्या किया, गैदर्ड आर्म फोर्सेस, उन्होंने भी एक फौज इकट्ठी कर ली कि अब हमें पेंशन नहीं दे रहे हैं तो हम फौज इकट्ठी करेंगे। इनका मुख्य योगदान रहा। एंड ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। ब्रिटिश गैरिसन, गैरिसन का मतलब किला होता है, तो ब्रिटिश गैरिसन में जो बैठता था ब्रिटिशर, उसको उन्होंने क्या किया, सिटी से भगा दिया, बिठूर से। हाँ भगा दिया, एक्सपेल। जैसे किसी को बाहर निकाल दो तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेल्ड, एक्सपेल करते हैं, एक्सपेल कर दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद को क्या कह दिया, पेशवा। सबसे बड़ी चीज होती मराठा में पेशवा कहलाता था, नहीं। और जैसे मुगलों में सुल्तान होता था, वैसे मराठा लोगों में क्या होता था, तो उन्होंने उसके जो भी था गैरिसन को, ब्रिटिश गैरिसन को हटा दिया। यहाँ भी तो गैरिसन इंजीनियर है बाहर, इधर वाली रोड पे जाओ आगे चल के, जो किले बनाते हैं, फोर्ट्रेस बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, गैरिसन। तो उस गैरिसन में जो ब्रिटिश उस किले में रहता था उसको निकाल दिया और खुद को क्या बोल दिया कि अब हम पेशवा हैं। ही डिक्लेयर्ड द गवर्नर, ही वाज द गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, और खुद को बोल दिया कि हम ही गवर्नर है। गवर्नर अभी आज समय राज्यपाल कहते हैं, जैसे राजस्थान में एक राज्यपाल होता है, तो उन्होंने कहा हम ही गवर्नर है। और किसके अंडर में है बताओ आयुषी, बहादुर शाह जफर के अंडर में है। इन लखनऊ दैट इज बिजरी कद्र द सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। तुमको मालूम है कि ये अवध, अवध बहुत बड़ा था, तो अवध का जो साम्राज्य था ये लखनऊ से भी बहुत बड़े रीजन में था। तो वहां पर क्या हुआ कि अवध के साम्राज्य में, ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा अवध का साम्राज्य था, तो लखनऊ तो आ ही गया। और इसमें दैट इज किस बिजरी, क्या नाम दिया गया है बताइए, दैट इज बिरजीस कद्र, ये वाजिद अली शाह था। यहाँ का नवाब कौन था, जिसके बारे में आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, वाजिद अली शाह अवध का राजा था। तो उस वो एक बार लगान वो नहीं दे पाया था कि जो कंपनी ने पैसा बोला था ना मंथली, तो वो रेवेन्यू नहीं दे पाया था, तो उसकी आधी जमीन कब्जा कर ली थी, बाद में धीरे से आधी जमीन और कब्जा कर ली, तो वो वाजिद अली शाह था। तो वाजिद अली शाह, तो फिर उसका सन भी असंतुष्ट था। वाजिद अली शाह का जो बेटा था वो बिरजी कद्र था, क्या नाम है, कितने कठिन नाम रखते हैं। अभी देखते क्या नाम है, कद्र, बिरजीस, बिरजीस और कद्र। तो ये इसका सन था, इसका जो सन था उसने क्या किया बताओ, नाउ सन ऑफ दिस वाजिद वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। उसने कह दिया भाई अब हम ही अवध के नवाब। उनके अंदर के लखनऊ, तब लखनऊ का महत्व नहीं था, लखनऊ का तो महत्व बाद में बना, जब यूपी बना तो उसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई कैपिटल, तब लखनऊ का नाम आया, अदरवाइज पहले अवध साम्राज्य बहुत बड़ा बना। तो उसने खुद को भी क्या कहा कि अब हम नवाब है, वाजिद अली शाह के बाद हम नवाब है। और आगे देखिए, इसके बाद आप देखिए बेगम हजरत महल he to acknowledge the suzerainty
of Bahadur Shah Jafar. His mother बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising. बिजली कद्र की माँ थी. अगर आप भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम द फर्स्ट रिबेलियन या फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो बेगम हजरत महल का नाम अवश्य आता है. ठीक है कि नहीं. मंगल पांडे से शुरू होता है, 8 अप्रैल से शुरू होता है और आगे चलने पर इनकी जो माँ थी उन्होंने एक सेना इकट्ठा की. महिलाओं का भी जब नाम आएगा तो बेगम हजरत महल, अवंतिका बाई और लक्ष्मी बाई, 3 का नाम आता है. तो एक है इनकी जो सन थी और इन हिज मदर कौन थी? बेगम. यानी आप ये समझो मदर क्या है, इनकी वाइफ होंगी, इनकी 3-4 बेगमें होंगी और उसमें से एक बेगम ये भी होगी. तो बेगम हजरत महल. चलो, सो बेगम हजरत महल उन्होंने एक सेना इकट्ठी की और फिर took part in organizing the uprising. In झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys. So झांसी की तुम्हें मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई, उनके पास भी तो एक एडॉप्टेड सन था. तो और बताओ रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड कौन थे? गंगाधर राव. सो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ने क्या किया? ज्वाइंड द रिबल सिपाहीज. अच्छा, उनके पास भी जो सेना थी वो ब्रिटिश की थी. ब्रिटिश ही तो उनको पैसा देती थी, लेकिन अब वो रिबल हो गए थे. तो बोलो क्या वो झांसी की रानी के साथ जाएंगे? हाँ चले जाएंगे. अब वो अब क्यों ब्रिटिश का साथ देंगे? सारे सिपाही तो रिबल हो गए ना. तो ज्वाइंड रिबल सिपाही एंड अल्टीमेटली रानी लक्ष्मीबाई का फोटो बना हुआ है. बहादुर शाह जफर को भी देख लो. और नीचे क्या दिखाया गया? म्यूटनी. तो किल्ड इन कैंटोनमेंट्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स के घरों में उनको मारा जा रहा है. देख लो. तो बाहर एक ब्रिटिश अफसर है नीचे और उसको मारा गया है. ये एक घोड़े में बैठा हुआ है कैवलरी में और उसका पीछे उसका घर बना हुआ है. नहीं तो यहाँ पर दिखाया गया फॉर्ट विद ब्रिटिश सिपाही, fought with ब्रिटिश. अच्छा, ये ब्रिटिश के साथ लड़ी और इनके साथ कौन था? तात्या टोपे along with द जनरल ऑफ नाना साहब. तो नाना साहब ज्यादा दूर नहीं है, पिथौर यानी कानपुर और झांसी के बीच 4.5 घंटे का रास्ता है. अगर घोड़ा चले तो 6 घंटे में पहुंच जाएगा. घोड़े से चला तो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है. तो घोड़े से ही तो आते थे. दिल्ली से यहाँ चले आते थे, जयपुर, जोधपुर, सब अकबर घोड़े से आ जाते थे. ट्रेन की क्या जरूरत? 16 ही घंटे का तो रास्ता है. 16 घंटा घोड़े को चला दो तो राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था. तो समझो राणा प्रताप का जो घोड़ा था, जब तनिक हवा से बाज उड़ी और लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक. उनको ये नहीं, चाबुक नहीं चलाना पड़ता. इधर करते थे तो उधर चेतक मुड़ जाता था, उधर तो ऐसा तो घोड़ा होता था. समझ में आया कि नहीं? विद ब्रिटिश along with तात्या टोपे. तात्या टोपे कौन था? बोलो ज्योति, तुम लेट जवाब देती हो. हाँ बोलो. सर जिसमें सर रानी लक्ष्मीबाई के साथ. अरे वो तो अलग बात. नाना साहेब का जनरल. हाँ. सो along with, वो तो हम लिख ही रहे उनके साथ लड़ाई की. along with तात्या टोपे. आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है. ये नीचे लिखा हुआ है. तो एकदम ये नाना साहेब बने हुए हैं और तात्या टोपे दिखाएंगे वीडियो. तात्या टोपे का भी बहुत नाम आता है. ठीक है. नाउ तात्या टोपे. सो जनरल ऑफ नाना साहब, दैट इज जनरल ऑफ नाना साहब. तो रानी लक्ष्मीबाई इन दोनों ने मिलकर लड़ाई की और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को, छोटा 6 महीने का था, पीठ में बांध लिया था. तो वो तो किसी ने तलवार से मारा, वो बच्चा भी कट गया पीछे और वो तो फिर मरी गई. ठीक है. तो
पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, और रानी फिर वो घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो पीछे से यूरोज आ गया, एक अंग्रेज अफसर, उसने इनको गोली मारी। तो 3 जगह जीत चुकी थी, ऐसा नहीं है। तो फिर वहां से आगे बढ़ी, फिर विजयी होकर आगे चलती चली गई, तो कई चीजें इन्होंने जीती। ऐसा नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ लड़ी नहीं है, 3 ऐसी जगह थी, 3 किले कब्जे भी कर लिए। अब ये देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आप पढ़ेंगे तो पूरी बात उसमें पता चल जाती है। रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड and led an army of 4,000 against British who had taken over the administration of her state। इसके बाद अवंतीबाई थी जिन्होंने रामगढ़ को जीत लिया था। तो रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, ठीक है, वो कलेक्टेड 4,000 सिपॉयज and fought with Britishers and won रामगढ़। 3 ऐसी फीमेल का नाम बताओ जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी। लक्ष्मीबाई, अवंतिकाबाई, उधर मत देखो, बेगम हजरत, फिर देख रहे बोलो। रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिबाई और बेगम हजरत में। तात्या टोपे कौन था? सर जनरल ऑफ नाना साहब। ठीक है। 8 अप्रैल को क्या हुआ था? सर डेथ ऑफ मंगलवार। हाँ, उसने अपोज कर दिया था, ठीक है। और ये बताइए कि बिरदीस कद्र कौन था? सर बिरदीस कद्र कौन था? उसकी माँ कौन थी? ठीक बताओ। वो 3 फीमेल, हाँ बेगम हजरत, बेगम हजरत। अवंतीबाई ने कौन सा किला जीत लिया था? ठीक है, ये बात सही। अब आगे की बात करते हैं कि यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद द ब्रिटिश वर जनरली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्स, दे वर डिफीटेड। बहुत सारी सेना, बहुत सारे युद्धों में ब्रिटिश की पराजय हुई, और तो ब्रिटिश रूल अब कोलैप्स हो गया, एंड ए सिचुएशन वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन अवध। अवध में भी अब धीरे धीरे ये अवध क्षेत्र था, समझ में आया कि नहीं? जैसे ये पूरा जो था, ये इसे बॉम्बे कहते थे, ये मद्रास रीजन कहलाता था, अलग अलग रीजन कहलाते थे। तो ये अवध एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पर ऑन 6, और ये जो रामचरितमानस है वो भी अवधी में लिखी गई है, तो वो एक वहाँ की भाषा ही थी, उसी में लिखी गई है। सो 1857 में 6 अगस्त को एक टेलीग्राम भेजा गया, सेंड बाय लेफ्टिनेंट दैट इज टाइटलर to his commander-in-chief expressing the fear felt by British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and endless fighting. So our men are cowed by the numbers opposed to them. Cowed by का मतलब देखना पड़ेगा। Cowed by meaning क्या मतलब होता होगा? हमारे आदमी डरे हुए हैं, इंटिमिडेटेड। सो आवर मैन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज्ड टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग। हमारे आदमी, उसने जो लेफ्टिनेंट था टाइटलर, उसने अपने कमांडर इन चीफ को लिखा कि हमारे आदमी डरे हुए। तो हम लोग जो वहाँ पर आर्किव्स होता है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसी चिट्ठियाँ मिल जाती हैं। तो एक चिट्ठी ऐसी मिली, तो उसमें उसने ये चिट्ठी लिखी,
कि हमारे ब्रिटिशर्स डरे हुए हैं। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, जमींदार है राइजन अप अगेंस्ट अस। इसके बाद न्यू लीडर्स आ गए, जैसे अहमदुल्लाह शाह मौलवी फ्रॉम फैजाबाद प्रोफेसाइज्ड, उसने क्या किया, प्रोफेसाइड दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून। उसने भविष्यवाणी कर दी, अहमदुल्लाह ने बोला अल्लाह ने हमको बताया है कि ब्रिटिश समाप्त हो जाएंगे, प्रोफेसाइड कर दिया। तो इससे और मुस्लिम लोगों में वो चीज आ गई। ही केम टू लखनऊ टू फाइट ब्रिटिश इन दिल्ली, ए लार्ज नंबर ऑफ गाजी। तो गाजी अफगान होते हैं, तो गाजी लोग कौन होते हैं, ये बहुत वीर माने जाते हैं, लड़ाके। तो गाजी और रिबेलियस वेरियर केम टुगेदर टू वाइट द वाइट पीपल। बख्त खान, a soldier from Bareilly, took charge of the fighters who came to Delhi. He became a key military leader. In Bihar, एक कुंवर सिंह था, joined the rebel and battled for many months. The leaders and fighters across the land joined the fight. देख लो, जहाँ हमने यहाँ पर बात कही है कि a large number of Gazis आ गए। बख्त खान, a soldier from Bareilly, बख्त खान फ्रॉम बरेली केम टू दिल्ली, केम टू दिल्ली आया और उसने टुक चार्ज कर लिया। एंड ठीक है, और बख्त खान दिल्ली आ गया, टू चार्ज ए लार्ज नंबर ऑफ फाइटर्स, मतलब अपने को लीडर बना लिया। टू चार्ज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइटर्स। फिर आगे बताया गया कुंवर सिंह, ये सब मुख्य नाम है, कुंवर सिंह का बहुत नाम है, बिहार में उसने लड़ाई की। कुंवर सिंह, ठीक है, दैट इज जॉइन द रिबल सिपाही इन बिहार। और वो भी कौन था, ओल्ड जमींदार था, जमींदार भी लड़ने लगे। फॉट विद रिबल्स, रिबल्स के साथ उसने लड़ाई की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। पलक मुझे कोई 8 नाम बताओ जो इंडियंस थे और जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई की हो। तुमने 4 अभी बताए, बोलो। निखिल बताओ। बोलो। वाजिद अली शाह, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, लाना साहब, सही पूरे बताइए, आप भी बताइए। रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, राजा सलीम शाह, तात्या तोपे, मंगल पांडे और नाना साहब। ठीक है, और एक बख्त खान था जो दिल्ली आया और उसने लड़ाई की। नाउ इसके बाद कंपनी फाइट्स बैक, लेकिन कंपनी चुप नहीं बैठी। कंपनी फाइट्स बैक। अब उसको किसका संरक्षण मिल गया था? अभी तक तो ये था कि कंपनी अपने फायदे के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने रानी एलिजाबेथ, जिनकी अभी डेथ हुई है 2 साल पहले, उस समय की बात है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले उसके पहले जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज 5 थे, जिनकी अभी सुभाष चंद्र बोस की फोटो वो लगाई गई ना, मूर्ति स्टैचू, वो इंडिया गेट के सामने, तो जॉर्ज पंचम है। और जो तुमको एक सिक्का नहीं एक आना दिखाया था, उसी में भी जॉर्ज 5 का ही फोटो है।
जॉर्ज पंचर, समझ आ गया, उनके नाम पे फिर एलिजाबेथ आ गई उनकी जगह पे। तो क्या हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार ने सोचा नहीं ये हमारी प्रेस्टीज की बात है, अब हम सरकार चलाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा तुम चलो वापस आ जाओ, हमारे सोल्जर जाएंगे, तुम्हें सोल्जर नहीं रखना है। और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, अब उसकी जगह हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा जिसको कि क्या कहा जाएगा, वाइस रॉय। तो वाइस रॉय फिर बनने लगा। फिर उसके बाद जब तक हम आजाद नहीं हो गए वाइस रॉय मिला। अब देखिए इट फॉर reinforced from England passed new laws that the rebel could be convicted with ease and then moved into strong centers the revolt। तो दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम रिबेल। इन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि जो रिबेल करेगा उसको मृत्युदंड होगा या कुछ होगा, जो ब्रिटिश सर, तो उन्होंने वहाँ नए लॉ इनेक्ट कर दिए, ठीक है, प्रोमलगेट कर दिए। फिर इसके बाद दिल्ली फिर से रिकैप्चर हो गया। कब हो गया, 1857। 1857 में यानी 4-6 महीने रहा होगा तो रहा होगा, और फिर से उसके बाद कैप्चर हो गया। तो दिल्ली वाज रिकैप्चर इन सितंबर, मतलब ये बात मई की थी। आप देख लो कि मई तो गए थे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने तक शासन। फिर उसके बाद रिकैप्चर हो गया। बहादुर शाह जफर को कोर्ट में ट्राई किया गया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दिया गया। और कहाँ भेज दिया गया, रंगून काला पानी भेज दिया गया कि ऐसी जगह रहोगे कि सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा। काला पानी का मतलब समझते हो, सनलाइट पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी, काला पानी उसको कहते हैं। तो रंगून जेल, और उनको 1862 में भेज दिया गया रंगून। पहले तो पेंशन पे थे, अब पेंशन भी बंद हो गई ये सब करने के बाद, और उनको 4 साल बाद। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन द रिबेलियन डाइड डाउन। फिर भी लोग चुप नहीं बैठे, पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट। द ब्रिटिश हैड टू फाइट 2 years। इस काम के लिए ब्रिटिश को 2 साल लगे पूरा सब कुछ सेट करने के लिए वापस, ठीक है कि नहीं, सारा रिबेलियन खत्म करने। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च। अब देखो लखनऊ किसने ले लिया था बताओ, बिना इधर उधर देखे बताना। लखनऊ किसने कैप्चर प्रोक्लेम दिया, बिरजीस, हाँ बिरजीस सदर ने कह दिया था कि नहीं, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ने। और उसकी माँ कौन थी, तो उनसे इन्होंने कब ले लिया लखनऊ, 58 में ले लिया। तो देखो लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858, मार्च में ले लिया। समझ में आ गई बात की नहीं। तो वो ये बात मई 57 की है, तो मई से समझो 1 साल 10 महीने शासन कर गया वो। फिर उससे भी लखनऊ वापस ले लिया गया। और रानी लक्ष्मीबाई को 58 में मार दिया गया जून में। सिमिलर फेट अवंती बाई को भी मार दिया गया। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री, उसने खेरी में तो जीत हासिल कर ली थी। चूज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय, जब ब्रिटिशर्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया तो उसने अपने आप को ही चाकू मार ली, तो कि उनके हाथ ना लगे। तात्या टोपे जंगल चला गया, और फिर वो तब पूरी जिंदगी गुरिल्ला वार लड़ता रहा। जंगल से वो आता था, ब्रिटिशर्स को मार के फिर छिप जाता था जंगल में, इसको कहते हैं गुरिल्ला वार। रानी लक्ष्मीबाई तो वहाँ गिर गई थी, मतलब वहाँ पर वो गिर गई थी, मार दी गई, ब्रिटिशर्स नहीं मारा। तो वो तो लड़ती रही थी राष्ट्र तक, लेकिन अब अवंती बाई ने खुद को मतलब मार दिया था। तो अब ऐसे हुआ। एंड इसके बाद दिखाया गया सपोर्टेड, ही वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड। 1859 में तात्या टोपे भी मारा गया, उसको पकड़ लिया गया। तो आप समझ जाइए कि इन सितंबर 1858 ब्रिटिशर्स ने क्या कैप्चर कर लिया, दैट इज कैप्चर्ड दिल्ली। ज्यादा आपको मंथ नहीं याद करना है। इन सेम ईयर रानी लक्ष्मीबाई अवंती बाई डाइड, ठीक है, आफ्टर फाइटिंग। इन सेम ईयर लखनऊ वाज कैप्चर्ड, तो इसके बाद क्या हुआ, इन 1858 रानी लक्ष्मीबाई अवंती
अवंती बाई, अवंतिका नहीं है, अवंती बाई, अवंती बाई, ये दोनों लोग भी मार दिए गए, किल्ड। तात्या टोपे 1859 में, 1859 तांतिया टोपे किल्ड। बहादुर शाह जफर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बहादुर शाह जफर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड सेंड टू रंगून, देश से निकाला कर दिया। एग्जाइल्ड फ्रॉम कंट्री, एग्जाइल्ड का मतलब क्या होता है? देश से निकालना, एग्जाइल्ड, देश निकालना, उनको बाहर निकाल दिया। सो बहादुर शाह जफर was trialed, जफर की पेशी हुई, मतलब कोर्ट में ले जाया गया, was trialed। और पूछा गया कि आपको जब कंपनी ने इतना पैसा दिया तो आपने क्यों उसके खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सेंटेंस्ड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बताओ क्या मतलब होता है? जस्मिता बताइए। हाँ बोलो मैम। सर आजीवन कारावास। हाँ, एग्जाइल्ड टू रंगून, ये सारी चीज हुई। इसके अलावा जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज्ड रेबेलियन, so the defeat of rebel force encouraged desertions। so इसकी वजह से क्या हो गया कि the British also tried their best to win back the loyalty of people। अब लोग फिर इधर उधर रिबेलियन हो रहा था तो सब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन देखें अरे उनको तो मार दिया गया तो डिजर्टेड हो गए, फिर वो लोग बिखर गए, फिर ग्रुप में नहीं आए ना, किसी को मारा जाए तो अगर सप्रेस हो जाए कोई रिबेलियन तो फिर लोग फिर एकजुट नहीं होते ना, तो इससे डिजर्शन हो गया, अलग अलग हो गया। ये जो हम लोगों का स्वतंत्रता संग्राम था ये ठंडा पड़ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, जिन्होंने फिर अंग्रेजों के साथ रहे, लॉयल्टी निभाई या कभी नहीं लड़े, ऐसी स्थिति में उनको बहुत बहुत इनाम दिए गए। मतलब शर्त ये थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा ना हो, किसी ब्रिटिशर को। तो और इसके बाद उनको ये भी कह दिया अब तुम्हें अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, तुम हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, हाँ तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जमीन मिल जाए। पहले यह नियम बनाया था कि नहीं? तो यहाँ लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन लिखी है, नाउ दे हैव नो नीड टू चेंज देयर रिलीजन टू गेट द हेरिडिटी, मतलब उनको अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स लिखा नहीं है, एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर लैंड पर अब उनको मिलेंगे, कुछ भी नहीं बदलना है। Those who have rebelled, जिन्होंने बगावत की थी, that if they submit to British, then they will not be, and और अगर उन्होंने किसी ब्रिटिशर्स को नहीं मारा है और वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, सबमिट का मतलब समझते हो? खुद को समर्पण कर देते हैं कि अपने हथियार डाल देते हैं, लेकिन शर्त ये है ब्रिटिशर्स को मारा तब तो नहीं छोड़ेंगे तुम। अब ब्रिटिशर्स को अगर तुमने नहीं मारा है और तुम हथियार डाल देते हो तो क्या किया जाएगा? Then they will remain safe, और फिर उनके claims to land और उनको उनकी जमीन दे दी जाएगी। Nevertheless, hundreds of सिपाही, rebels, नवाब्स and राजास were tried and hanged, लेकिन बहुत सारे राजाओं को, नवाबों को, जमींदारों को फांसी की सजा सुना दी गई। After मैच, इतना होने के बाद क्या हुआ? यहाँ देखो, ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो अप कश्मीरी गेट टू इंटर दिल्ली, उन्होंने बारूद से उड़ा दिया था। कश्मीरी गेट अभी भी दिल्ली में बाद में बनाया गया है, थोड़ा जो उसको रिपेयर किया गया वो क्लियरली दिखता है कि ये क्वेश्चन बात का बना हुआ है। तो उन्होंने कश्मीरी गेट को उड़ा दिया। क्या बेगम हजरत महल का देख लेते हैं कि व्हाट वाज द फेट ऑफ बेगम हजरत महल। नेपाल में रहने लगी थी, शी डाइड और 1879 में मर गई थी, वो भाग गई थी बाहर। सो अभी तक ग्रेव उनकी जो कब्र है वो काठमांडू में है और उनके नाम पर 84 में एक पोस्ट ऑफिस स्टैम्प भी जारी किया वहाँ की सरकार। तो
तो बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, यहाँ पे है कि नहीं नेपाल? नवाब वाजिद अली शाह, तो नवाब वाजिद अली शाह के मरने के बाद ही तो उनके बेटे को पेंशन नहीं दी गई थी। हाउ वाज द एंड ऑफ नवाब वाजिद अली शाह? So, under a treaty was annexed 2 days of his coronation, the Nawab was exiled. उनको क्या कहाँ भेज दिया गया? That is मीतिया ब्रुज, कोलकाता में भेज दिया गया। Exiled to Garden Ridge, then a suburb of Kolkata, where he lived out of rest of life on a generous person. और उनको बहुत अच्छी पेंशन दी गई और वो शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारते रहे। उनको कहाँ भेज दिया गया? वो रहते थे अवध में, भेज दिया गया कलकत्ता में। और कलकत्ता है पूरी जिंदगी की आराम से रहेंगे, ठीक है कि नहीं? तो उनको एक अच्छी पेंशन दे दी गई। उनसे जब वो सिर्फ उन्होंने क्या किया, वो जो है रेवेन्यू ही तो नहीं दे पाए थे, उनसे ले लिया गया अवध और उनको बोला गया चाहिए कलकत्ता में रहिए। उन्होंने कभी विद्रोह तो नहीं किया। अब देखो आफ्टर मैथ बाद की क्या घटना हुई बताओ। कि ये तो हमने देख लिया कि रिबेल को सेटल कर दिया, जो लोगों ने नहीं मारा था उनको फिर उनकी जमीन दे दी और कई लोगों को फांसी भी दी थी। ठीक है, बाद की घटना आफ्टर मैथ का क्या मतलब होता है? सो द ब्रिटिश एंड रिगेन्ड कंट्रोल। 2 साल लगे, 1859 तक पूरे रिबेलियन को अंत कर दिया गया। ठीक है कि नहीं? सो 57 में हुआ था। अगर मंगल पांडे ने शुरू में ऐसा न किया होता तो उस समय हम जीत गए। आप देखिए मंगल पांडे अटैकिंग ऑन ब्रिटिश ऑफिसर्स। नाउ अब जरा देखिए कि कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे कि बाद में क्या हुआ आफ्टर मैथ। लेट अस सी पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए न्यू एक्ट 58 में एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। सो आफ्टर मैथ तो पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन के हिसाब से भी है, पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट। और इसमें क्या हुआ, द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन। द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was taken। और किसको दिया, दे दिया गया। Now and a member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to government of
इंडिया, सो ही वाज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज। उसको बहुत सारा ग्रुप भी दिया गया, बहुत अफसर कि तुम्हें वो सपोर्ट करेंगे, उसे इंडिया काउंसिल कहा गया। एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। नाउ जो रिप्रेजेंटेटिव था, रिप्रेजेंटेटिव किसका? ऑफ ईस्ट इंडिया टू ब्रिटिश क्राउन, ऑफ ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हो या ब्रिटिश प्रिंस। क्राउन कहने का मतलब है वहां का प्रिंस ही है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जिसे न समझ में आए वो प्रिंस लिखे, ठीक है। वाज हैंडेड ओवर द पावर्स ऑफ इन इंडिया, हैंडेड ओवर द पावर्स। नाउ ही वाज रिकॉग्नाइज्ड या टाइटल्ड, उसे क्या टाइटल मिल जाए? टाइटल्ड एज वाइसरॉय, उसे वाइसरॉय कहा गया, इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वाइसरॉय इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ। नाउ इसके बाद, नाउ द ब्रिटिश, देखो लास्ट लाइन पढ़ो, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया। ट्रेड टू टेरिटरी, ये चैप्टर था तुम्हारे में, तो ट्रेड से टेरिटरी, ये वही टेरिटरी की बात अब हम कर रहे हैं। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल इंडिया, है ना। पहले तो वो व्यापार के उसमें थी। नाउ लास्ट लाइन पढ़िए, नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल इंडिया। जसमीता ये पहला पॉइंट बोल के दिखाइए, अभी पिछले क्वेश्चन आपने नहीं बताया था, बोलो। British Parliament passed a new act. The powers of East India Company were handed the law. फ्रेम करो प्रॉपर सेंटेंसेस, बोलो। और फिर मतलब क्या हुआ? पहला नियम क्या है बताइए आप निकल। British Parliament passed a new law in which अदिति, Sir, a new act was passed according to which the powers of East India Company was transferred to the British Crown, and now now in place of Governor General they use the term Viceroy, and now the British Crown government decided that that the British would rule the India now. अब जरा देखो सेकंड क्या हुआ? ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरीज वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जो भी रूल कर रहे थे, चाहे नवाब हो या कुछ भी हो, अगर वो कभी भी कोई रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं तो उनको तब भी बोला गया ठीक है तुम्हारी जमीन नहीं ली जाएगी। ऐसे नहीं कि तुम नहीं दे पाए तो जमीन ही ले ली गई, नहीं। तो ये बहुत बड़ी एश्योरेंस है ना, नहीं तो वो लोग बागी हो जाएंगे, डरते रहेंगे, नहीं। तो ऑल ब्रिटिश, सेकंड पॉइंट है ऑल रूलिंग चीफ्स। वो रूलिंग चीफ्स चाहे ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटेड हो या पहले से ही रूल करते हैं। इंडियन भी है तो क्या है, अगर उसने एक मतलब सब्सिडियरी अलायंस मान लिया तो क्या गलती की? तो चाहे इंडियन हो और चाहे ब्रिटिशर्स के द्वारा रूलिंग, तो वो कोई ना कोई होगा कि नहीं। तो सबको क्या बोल दिया गया? ऑल रूलिंग चीफ्स वर एश्योर्ड that their land will never be annexed. Their land will, ज्योति annexed का क्या मतलब होता है? Will, बताओ। अरे ऐसे बताओ, यहाँ इसका क्या मतलब है, बोलो। उनकी जमीन फिर वैसे कुल्हाड़ी से काटना ही होता है, लेकिन यहाँ जमीन को छीनने का मतलब है ना। तो ये चीज है।
और they were allowed to pass their kingdom to their heirs. वो अपने किंगडम को अपने उत्तराधिकारी को दे सकते हैं, चाहे वो दत्तक पुत्र या अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। Now they can pass, डायनेस्टी चल सकती है, they can pass all rights to their, pass on their kingdom to their heirs, मतलब उत्तराधिकारी, their kingdom to their heirs, जो बाद में अधिकारी बनेगा उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो अब जरा देखो, however they were made to acknowledge that the British Queen is the several paramount, और ये बता दिया गया सबसे कि ये याद रखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पैरामाउंटसी अब नहीं है, अब यहाँ कोई भी है तो ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ टू ही तुम्हारा तो उन्हीं का सम्मान करना। समझ में आया? सो हाउएवर ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ टू was sovereign paramount, सारी चीजें उन्हीं की चलेंगी। सोवरेनिटी का मतलब है तुम अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते हो, तो दैट इज सोवरेन। रीन का मतलब राज्य करना होता है, और सोवरेन उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं के अंदर में संप्रभुता। सोवरेन का मतलब क्या होता है? तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका क्या मतलब होता है बताओ? हमें अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी बाहर के वाले के सलाह की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट वांट एनी इंटरफेरेंस फॉर आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ एनी कंट्री, ठीक है? एंड वी डू नॉट लाइक इट ऑल्सो। इस चीज को कहते हैं इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। कोई हमें सलाह ना दे, वी नो हाउ टू रूल एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर कंट्री, दिस इज द सोवरेनिटी। So in this that British it was sovereign paramount. Paramount का मतलब सबसे ऊंचा स्थान उन्हीं का। तीसरी बात देखो, it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced, और यूरोपियन सोल्जर्स, क्योंकि अब उन पे भरोसा करना मुश्किल हो गया था, तो अब उनकी संख्या घटाई जाएगी और यूरोपियन सोल्जर्स की भर्ती की जाएगी। Now it was decided that proportion of Indian soldier, proportion of Indian soldier will be decreased, ठीक है? will be decreased या reduced, and European, यूरोप में चाहे जहां से भी लाया जाए, European soldiers would be increased. अब देखिए, it was also decided that instead of recruiting soldiers from our Bihar, Central India and South India, more soldiers will be recruited from गोरखा, सिख्स एंड पठान, क्योंकि गोरखा, सिख और पठान रेजिमेंट ने सिख की क्या बात है, क्योंकि वो खुद को हिंदू नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए उन्हें गाय सुअर की चर्बी से कुछ मतलब नहीं है, पठान को भी नहीं था। तो जिन लोगों ने बगावत चर्बी के नाम से और कारतूस के नाम से नहीं की थी, कार्ट्रिज के नाम से, उस धर्म और जाति के लोग नहीं लिए जाएंगे। तो सिख समुदाय से कोई उनको वो था, उन्होंने, उनको तो कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने कहा सिख को ले लो, पठान को ले लो। पठान अफगानिस्तान का होता है, तो पठान लोग भी मुस्लिम ही, वो एक अलग तरीके से माने जाते हैं। और इसी तरीके से गोरखा नेपाली होते हैं, तो उनको भी इन सब से मतलब नहीं था। तो अब कौन लिए जाएंगे? बिहार, यूपी और तमिल और ये सब ना लेकर, क्योंकि हिंदू वाली बात आ जाती है और या मुस्लिम वाली बात आ जाती है यहाँ के लोग। तो गोरखा अब जाति के नाम से लिए जाएंगे। अगर उन्होंने सिख रेजिमेंट बना ली तो क्या उसमें फिर कोई और रहेगा?
तो ये जो रेजिमेंट बनाई गई थी ये धर्म के नाम पे उसी समय शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ये सब धर्म के नाम पे ही तो हुआ था। तो उन्होंने ऐसी रेजिमेंट बनाई कि अब रिलीजियस वाले ही रहेंगे। सो नाउ दैट इज इंस्टेड ऑफ कौन कौन से सोल्जर्स, दैट इज सोल्जर्स फ्रॉम अवध से नहीं लिए जाएंगे और बिहार से भी नहीं लिए जाएंगे, साउथ इंडिया से भी नहीं लिए जाएंगे, सेंट्रल इंडिया से भी नहीं लिए जाएंगे। सेंट्रल इंडिया या तो यहाँ मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे। साउथ इंडिया सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड, वुड बी रिक्रूटेड, तो धर्म वाला एंगल नहीं आएगा। ठीक है। Among गोरखास, सिख एंड पठान्स, आपने ये पढ़ा भी होगा, कोई सिख, कोई जाट, मराठा और कोई गोरखा, कोई बंगाली, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, ये था कि नहीं? तो उसमें गोरखा वर्ड आ जाता है। तो सिख भी था, जाट था, मराठा था। सो एमंग गोरखा, सिख एंड पठान, सिख्स एंड पठान। नाउ सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दिव्या बताइए। थर्ड पॉइंट बताइए। सेकंड पॉइंट श्रेया बताओ। सृष्टि, all ruling chiefs were saying that their land will never annexed, and the kingdom was given to their higher sons. और एक लाइन और बोलो। Sir, and they will obey the rules of Elizabeth II. हाँ, who will be paramount, ठीक है कि नहीं? थर्ड पॉइंट ये Cited that the portion of the Indian soldiers will be reduced and the portion of the European soldiers will be increased. They were fighting for, they were still fighting for Bihar, Central India, South India. They were required for Gurkhas. They will not recruit soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, and they will recruit soldiers like Sikh, Gurkha and Pathan. थर्ड पॉइंट बोलिए लक्षिता। कुछ बोलोगे तभी तो कुछ हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। प्लेटफॉर्म तो दो लाइन बोल दो फिर। They will be reduced. Instead of India, soldiers from Awadh, Bihar, South India, Central India would be. ठीक है। Soldiers will be recruited from Sikh, Pathans and. ठीक है। अब अगला देखो, तो बोल तो लेती हो फिर क्यों नहीं बोल रही थी? पठान। अगला देखिए। Fourth. Now the land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for rebellion in big way. उनकी बहुत सारी जमीन ले ली गई मुस्लिम्स की। क्यों? क्योंकि उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। बोला हिंदुओं ने उतना मना नहीं किया जितना मुस्लिमों ने रिबेलियन किया, क्योंकि उसमें सुअर वाली बात आ गई थी। तो कुछ हिंदू लोग आगे आ भी गई। इवन बोला गया पांडे ने भी मुंह में डाल ली थी, मंगल पांडे ने, और जबकि मुस्लिम ने तो सीधा मना कर दिया था। तो उनकी सारी जमीन जब्त कर ली गई और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। सो द लैंड ऑफ एंड प्रॉपर्टी, द लैंड एंड प्रॉपर्टी। इसके बाद भी जब 1945 में अंग्रेज जीते थे, तुमको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, 1945 तक चला था। तो ऐसी स्थिति में ये देखो,
कि ये तो क्या हो गया बताइए, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या हो गया साउथ अमेरिका, दिस इज ब्रिटिश। और फिर यहाँ पर ये तो अफ्रीका हो गया, एंड दिस इज गल्फ कंट्रीज, फिर ये इंडिया हो गया, और यहाँ पर ये जापान हो गया, और बाकी ये सब चाइना हो गया, ऐसा है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज है, ये टर्की यहाँ पर है, टर्की। और टर्की में इनका सबसे बड़ा खलीफा बैठता है, खलीफा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। पूरे मुस्लिम की कुल कितनी पूरे बताओ वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है? 800 करोड़, और इसमें मुस्लिम कितने हैं? 200 करोड़, और 100 करोड़ क्या है? दैट इज 100 करोड़ हिंदू हैं, ठीक है, और 150 करोड़ बुद्ध हैं, और इसके अलावा 290 करोड़ क्रिश्चियन है। और फिर दूसरे धर्मों को भी, ये तुम्हें समझ में आ गया? 200 करोड़ कौन थे? मुस्लिम। इनका नेता कहाँ बैठा था? टर्की में, जिसको सैयद और अर्दोगन, अब उस समय यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो वहां खलीफा बैठा था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान में बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, तो जीत गई ये जो मतलब एलाइड शक्तियां थी, उन्होंने खलीफा की शक्ति सब छीन ली, क्योंकि जो खलीफा था वो क्या कर रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर के साथ था। टर्की जो था, या ऑटोमन एम्पायर, उसका नाम क्या था बताओ? ऑटोमन एम्पायर, वो उनके साथ था। तो बोला खलीफा को कोई शक्ति नहीं दी जाएगी। सारी दुनिया के मुस्लिम भड़क गए, हमारा खलीफा ले लिया। बोले खलीफा के पास बहुत पावर थी, समझ में आ गया ना? जो दैट इज प्रॉफिट, हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, पॉलिटिकल हेड, उससे अगर तुम शक्तियां ले लोगे तो बताओ क्या होगा? सारे मुस्लिम भड़क गए। और यहाँ पर भी तो जो दो भाई थे, तो मुस्लिम बंधु लोग जो होते हैं ना, मुस्लिम ब्रदर्स, इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा ये लोग क्यों खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम? बोले क्यों कर रहे हो? बोले हमारा खलीफे की शक्ति ले ली वहां पर टर्की में बैठ। अच्छा, तो हमारे साथ लड़ोगे हमारे साथ? हम भी तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें उनको भगाना। बोले हाँ हम लड़ेंगे, हम भारत के लिए नहीं लड़ेंगे, हम इसलिए लड़ेंगे हमारा खलीफा की शक्ति ले। अच्छा चलो साथ ही में लड़ते हैं। तो फिर खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया, खिलाफत विद असहयोग शुरू हुआ, मतलब। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो मुस्लिम थे, वो हम लोगों ने तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था एक तरीके से, कि जैसे सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें मारना नहीं था, लेकिन चौरी चौरा बिहार में मुसलमानों ने 17 पुलिस वालों को मार दिया। उन्होंने कहा हम ये नहीं मानते सत्याग्रह उत्याग्रह, हम तो खिलाफत मानते हैं, हम खिलाफत का मतलब है खलीफा के लिए आंदोलन। खिलाफत का मतलब खिलाफ ना समझो, खलीफा को खैलीफेट कहते हैं, समझ में आया? और फिर हिंदी में बोलते बोलते खिलाफत हो गया, तो दैट इज खैलीफेट आंदोलन, समझ में आई? तो जो इंडियन मुस्लिम ने लड़ाई की वो इसलिए की क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनके विरुद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। इसलिए नहीं लड़ाई की क्योंकि वो इंडिया में भारतीयों को बंदी बना रहे थे, कष्ट दे रहे थे, उनके ऑटोमन को उन्होंने किया। सर तो खलीफा था कौन? उनका हेड? उनका हेड था वो जो बोलता था, और उनका अभी खलीफा तो जो लास्ट में था वो बगदादी था जो मारा गया। इतने बुरे बुरे भी खलीफा, ISIS का हेड, वो अब खलीफा था। समझो वो उनकी बात मान रहे तो उनके माइंड में कैसे चल रहा हो। तो खलीफा कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु नहीं है, वो कई लोगों को, बच्चों को कैसे काटा जाता है, सर कैसे काटा जाता है, ये सब सिखाता है। तो वो चीज है, समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से ओके। तो अभी आप देखो उन्हीं का खलीफा हमास का हो गया लीडर, तो उसने कैसे छोटे छोटे 6-6 महीनों को पानी में कैसे डुबोया, फिर जलाया कैसे, वो सब बहुत क्रूरता से कैसे मारना, तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी उनमें एक कॉमन प्रैक्टिस है कि सिर्फ इन्हीं को जीने का अधिकार है, जो बाकी 800 में से 600 में उन्हें मरना हो। ये कॉन्सेप्ट जो है कुरान की पहली लाइन, कि सिर्फ दुनिया में किन्हें जीने का अधिकार है? जो 200 करोड़ मुस्लिम्स हैं, अदर्स आर काफिर्स, दे हैव टू डाई। तो इस तरीके से चल सकता है क्या दुनिया? सबको मिलजुल कर रहेंगे तो ही चल सकती है। अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को लेके कैरी फॉरवर्ड करेगा तो क्या हो पाएगा? तो ऐसा ही यहाँ पर क्या हुआ, तो इस चीज में ये चीज अंग्रेज जानते थे, तो उन्होंने सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की?
बताओ, मुस्लिम की बोली यही गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने जरा सा भी उनके धर्म पे आती है ना तो फिर तो वो कुछ भी कर देंगे। तो इसलिए देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी वाज टेकन, कन्फिस्केटेड। जितने भी वर्ल्ड में क्रूसेड्स हुए हैं वो मुस्लिम के किसी और देश के साथ है। क्रूसेड्स का मतलब आप जानते हो, जब पुराना इतिहास दिखाओगे तो धर्म युद्ध, और ये जेरूशलम के लिए या इजराइल के लिए ही, ये पिछले 200 साल की लड़ाई है जो भी इजराइल में चल रही है। तो अब आगे की बात हो गई, और इसके साथ उनको क्या किया गया बताइए। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल। कन्फिस्केटेड का क्या मतलब है? टेकन। सर अगर उसकी लैंड ले ली तो फिर होगा क्या? किनकी लैंड? मुस्लिम। मुस्लिम्स की लैंड नहीं ले ली गई, तो मतलब लैंड ले ली गई है तो इसलिए क्योंकि अब जैसे किसी को भी आपको करना है कहीं कहीं से, तो आपको तो अगर कोई किसी ने कुछ गड़बड़ किया है तो आप उसको कैसे सजा दोगे? तो दैट इज, अगर कोई सस्पिशियस है, कोई ज़मीन ले लो या कुछ ले लो, ऐसा तो हो भी रहा है। यूपी में भी योगी सरकार करेगी कि जिस घर से पत्थर बरसेंगे कैमरा देख लेगा, उस घर को तोड़ देगा, तो फिर पत्थर बरसने बंद हो गए। तो उनको ये डर बन जाएगा ना कि हमें अपने घर से पत्थर, नहीं तो सब लोग अपने अपने घर पे पत्थर रखेंगे, तो जहां से भी पत्थर गिरता है सबसे पहले बुलडोजर ही पहुंचता है, तो पत्थर मारना सब बंद हो गया। तो ऐसे ही चीज है। एंड द मुस्लिम्स वर नाउ आइड एज ए सस्पिशन। अब उनको किस दृष्टि से देखा जाने लगा? संदेह की दृष्टि से। ये भी बात हो गई। नाउ ब्रिटिशर्स बिलीव दैट मुस्लिम्स आर सस्पिशियस। That are suspicious। तो ये भी बात हो गई। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है? ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि किसी के धर्म पर बात नहीं करनी है, तो उन्होंने ये कुछ लोगों को भेजा भी कि जो यहाँ आ रहे हैं कम से कम भारत के कस्टम को तो जानते हो, और तुम कस्टम के खिलाफ चले जाओगे तो बिना मतलब में रिबेलियन हो जाएगा। तुमने कुछ किया भी नहीं, वो रिबेल कर बैठे, तुम पता नहीं क्यों किया पूछ रहे हो, रिबेल हो गया। तो नाउ ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट, ब्रिटिश डिसाइडेड टू, शुरू में जो लॉर्ड मैकाले और इनकी शिक्षा नीति आई थी ना, एजुकेशन पॉलिसी, वो अभी भी हमारे यहाँ चल रही थी। तो उन्होंने माना इंडियन कल्चर इज सेकेंडरी कल्चर एंड इट इज जस्ट थ्रोन टू वेस्ट विंड एंड यूरोपियन कल्चर इज सुपीरियर। जबकि ऐसा नहीं था। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय 5000 सालों से चीज़ों की शिक्षा दे रहा था, और हम बहुत चीज़ों को, हम नेचर को बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व करते थे। हम लोगों ने नेचर में क्या किया, रिसाइकलिंग और इन सब के प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। जबकि आज जो वहाँ की कौन सी केन नदी है ना लंदन की, वो नाले में तब्दील हो गई, जो सबसे मुख्य नदी थी, आकर्षण का केंद्र। टूरिस्ट जाते हैं तो नाक बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर अगर उनको एक बर्गर भी खाना है तो उसके ऊपर पैक, उसके ऊपर पैक, 5 पैक में एक बर्गर आता है। तो एक चीज खाने के लिए कितना वेस्ट क्रिएट करते हैं। हम तो अखबार में लेके समोसा खा लेते हैं। तो इंडियंस आर नोइंग हाउ टू, चाहे हम लोगों के, आप ये देखिए जो ट्राइब्स लोग हैं वो लोग कितनी अच्छी तरीके से कंजर्व करते हैं जंगल को, जबकि वहां से सामान भी लेते हैं लेकिन वो काटते नहीं है, वो अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को सही रखते हैं। ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट customary religious, that is customs of India, custom and religion of India। यह जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही, कोई यहाँ एक रिलीजन तो नहीं था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, जो भी दुनिया में रिलीजन है सारे रिलीजन इंडिया में। चाहे आपको ज्यूस का सिनेगॉग देखना हो, केरला चले जाओ तो जो यहूदी लोग हैं उनका सिनेगॉग। Policies were made to protect landlords and जमींदार and given them security of rights over their land। तो
पॉलिसीज बनाई गई, वर मेड टू प्रोटेक्ट। अगर लैंड लॉर्ड पर भी कोई हमला होता है, जमींदार पर कोई हमला कर दे, तो फिर लैंड लॉर्ड को सबसे रेवेन्यू लेना है, तो उसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने सिपाही रखे। भाई उसको रेवेन्यू लेके ब्रिटिशर्स को पहुंचाना है, लेकिन उसी पे कोई हमला कर दे तो किसको प्रोटेक्ट करना है? जमींदार एंड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड एंड जमींदार्स। ठीक है, नाउ पहले 2 पॉइंट एक साथ लिखो, फिर 4 पॉइंट लिखोगे आप।